हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी एवं मेंडल के नियम, जेनेटिक्स एंड लॉ ऑफ मेंडल। इस वीडियो में हम केवल आनुवांशिकी की परिभाषा, उनसे जुड़ी हुई शब्दावली और मेंडल का एकल संकर संकरण के प्रयोग और उस पर आधारित नियम का अध्ययन करेंगे। मेंडल के द्विसंकर संकरण, उस पर आधारित नियम का अध्ययन हम पार्ट 2 में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम तो सुना ही होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि आनुवांशिकी का सर्वप्रथम अध्ययन मेंडल के द्वारा ही किया गया था। उन्होंने उद्यान मटर, जो मटर की एक प्रजाति होती है, उन पर अध्ययन किया। उद्यान मटर, गार्डन पी, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। यह इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने जिस पादप पर अध्ययन किया था उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम होता है। मेंडल ऑस्ट्रिया में चर्च के पादरी थे। ये एक चर्च में पादरी का कार्य करते थे। उन्होंने जब अपना अध्ययन किया अनुवांशिकी पर, मटर के पादप पर, तो उनको ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में पब्लिश किया, यानी प्रकाशित करने का कार्य ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में किया। और उन्होंने प्रकाशन पादप संकरण पर प्रयोग के नाम से किया। अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि वंशागति किसे कहते हैं। वंशागति कहते हैं कि जो लक्षण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से उनकी संतति में जाना, वंशागति कहलाता है। वंशागति को इंग्लिश में हेरेडिटी कहा जाता है। और हेरेडिटी जो शब्द है, ये स्पेंसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन बनता है, विभिन्नता क्या होती है। विभिन्नता कहते हैं कि एक ही जाति के जीव भी आपस में समान नहीं होते, उनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे मानव में जो त्वचा का रंग है, किसी में गहरा भूरा होता है, किसी में हल्का भूरा होता है, तो यह क्या है, विभिन्नता। और वंशागति तथा विभिन्नता का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसका नाम होता है अनुवांशिकी। अभी हमने पढ़ा कि मेंडल ने मटर के पादप को ही चुना था, उद्यान मटर को। अब उद्यान मटर को ही क्यों चुना, उसके कारण क्या है। पहला कारण है कि यह एक वर्षीय होता है, अर्थात एक साल में ही इसका जीवन काल पूरा हो जाता है। अब जैसे हमें अलग अलग पादपों पर अध्ययन करना है, कि हमने पादपों पर अध्ययन किया, उनसे बीज प्राप्त कर लिए, उनके बीजों को उगाया, फिर दोबारा बीज जो पादप मिले उनसे बीज प्राप्त किए। अगर मान लो कि हमने नीम के पादप पर अध्ययन करते मेंडल, तो क्या होता, नीम का पादप उसने उगाया, वह बड़ा होता, 6-7 साल के बाद में उनमें बीज लगना प्रारंभ होते, फिर दोबारा उसको लगाया उनकी संतति को, फिर वो 5-6 साल के बाद में क्या होगा, उनसे बीज मिलते। यानी एक प्रयोग को पूरा करने में उसको 10 साल लग जाते। लेकिन अगर मटर का प्रयोग कर रहे हैं तो एक साल में ही उसका एक प्रयोग कंप्लीट हो गया था। दूसरा, यह द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का अर्थ होता है कि इसमें मादा जन्नांग और नर जन्नांग, यानी पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों एक ही पादप पर होते हैं। अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो पुष्पीय पादपों में जनन के नाम से मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हो। अब द्विलिंगी पादप होने से क्या होगा, इसमें स्वपरागण आसानी से होगा और इससे शुद्ध वंश क्रम प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध वंश क्रम का मतलब होता है कि एक तो वंश क्रम होता है संकर, उसमें अलग अलग लक्षणों का मिश्रण होता है, और दूसरा ऐसा होता है जिसमें केवल एक ही टाइप का लक्षण होता है, उसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध वंश क्रम। तीसरा इसका कारण था कि जो मटर का पादप है उसमें कृत्रिम परागण आसानी से करवाया जा सकता है। कृत्रिम पर परागण, इसका अर्थ क्या हुआ कि पर परागण का मतलब होता है कि हम दो अलग अलग पादपों के बीच में संकरण करवाएं, ठीक है, तो वो कृत्रिम रूप से आसानी से करवाया जा सकता है। इसमें इनमें विपुंसन आसानी से करवाया जा सकता है।
अब विपुंसन क्या होता है कि जो पुंकेसर होते हैं उनको चिमटी की सहायता से काट दिया जाता है, उसको हम विपुंसन कहेंगे। लास्ट है कि जो मटर है उसका आकार छोटा होता है, और छोटे आकार होने के कारण उनको छोटी सी जगह पर भी आसानी से कई संख्या में उगाया जा सकता है। अब इसमें नाम आया था कि विपुंसन, इमेस्कुलेशन, ये क्या होता है? तो जो पुष्प होते हैं उनके जो पुंकेसर होते हैं उसको अगर हम चिमटी की सहायता से हटा दें तो उसको विपुंसन कहेंगे। अगला इसका एक कारण मटर के पादप चुनने का ये भी था कि इसमें विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि एक जोड़ा, जैसे हमने पादप की लंबाई की बात करें तो लंबा पादप हो गया और बौना पादप हो गया, तो ये एक क्या हो गया, जोड़ा हो गया। मटर के पादप में जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं करते हैं हम। तो मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का प्रयोग किया गया था मटर की। वो 7 जोड़ी आपके सामने है। पहला लक्षण था तने की लंबाई, उसका जोड़े कौन सा हो गया, लंबा और बौना पादप। दूसरा हो गया पुष्प की स्थिति, उसका जोड़ा कौन सा हो गया, कक्षीय व अग्रस्त। तीसरा जोड़ा हमारे पास हो गया पुष्प का रंग, पुष्प के रंग में हो गया बैंगनी तथा सफेद। इसी तरह फल की आकृति फूली हुई तथा सिकुड़ी हुई। इसी तरह फली का रंग हरा तथा पीला। बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला तथा हरा। लगता है आपको ऐसे याद नहीं हुआ होगा। चलो हम इसको दूसरे तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। जो 7 लक्षण मेंडल ने काम में लिए थे वो कौन कौन से थे। पहला लक्षण है तने की लंबाई। इसमें पादप कैसा था, लंबा और बौना। 2 टाइप के पादप थे, यानी लंबा अधिक थे और बौने। अब टोटल 7 लक्षण, 7 जोड़ी लक्षण, ध्यान रखना है 7 जोड़ी लक्षण होते हैं ये। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने लक्षण काम में लिए तो 14 हो जाएंगे। जोड़ी पूछेंगे तो आपको बोलना है 7 जोड़ी। अब हमने एक जोड़ी लक्षण का अध्ययन कर लिया है, बाकी जो 6 जोड़ी बच गए उनमें आपको ऐसे याद करना है कि 2 पुष्प के बारे में है, 2 पुष्प के बारे में, 2 होंगे फली के बारे में और 2 होंगे बीज के बारे में। आइए जानते हैं कौन कौन से है वो। पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति का है कक्षस्थ और अग्रस्थ। यहाँ पर देखिए कि कक्षस्थ में क्या होता है, पुष्प है वो जो शाखा होती है उसके साइड में लगता है, चित्र में आप देख रहे हैं। और अग्रस्थ में कहाँ लगता है, वह टिप पर लगता है, ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है, टिप होता है, वहां पर लगता है। तो हमने कहा कि 2 पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया पुष्प की स्थिति, दूसरा हम इसे पढ़ेंगे पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, 2 प्रकार के पुष्प मटर में लगते हैं। फर्स्ट होता है बैंगनी और दूसरा होता है सफेद रंग। तो 2 पुष्प के बारे में हो गया। उसके बाद में 2 लक्षण होंगे, वो फली के बारे में होंगे। फली का रंग, फली है कुछ उनमें हरे रंग की दिखाई देती है और कुछ में हल्का पीलापन होता है, तो हम उसको बोल देंगे फली का रंग हरा और पीला। अब फली का ही दूसरा लक्षण होगा फली की आकृति। कुछ में फूली हुई फली पाई जाती है और किसी में सिकुड़ी हुई होती है। तो ये हो गए हमारे पास 2 लक्षण। इसके पश्चात हम बात करते हैं बीज के बारे में। 2 लक्षण बीज का लेंगे हम, बीज का रंग और बीज की आकृति। तो हम अध्ययन करते हैं बीज का रंग। तो बीज के रंग में पीले रंग के बीज होंगे और कुछ हरे रंग के बीज होंगे। तो पीले रंग के बीज और हरे रंग के बीज। उसके बाद में आता है बीज की आकृति। बीज की आकृति में 2 प्रकार के बीज होंगे कि कुछ बीज एकदम से गोल होते हैं, ठीक है, कुछ बीज हल्के से टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो गोल और थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो उनको बोल देंगे झुर्रीदार। अब आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर इसके टोटल 7 लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आप इन लक्षणों में जितने भी पहले लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे तने की लंबाई में पहला कौन सा दिखाया दे रहा है, लंबा पादप। पुष्प की स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है कक्षीय। पुष्प के रंग में दिखाई दे रहा है बैंगनी। फली के रंग में हमें दिखाई दे रहा है हरा।
फली की आकृति में फूली हुई, बीज के रंग में पीला, बीज की आकृति में गोल। तो ये सब के सब जो भी होंगे, ये सब इनके जो प्रभावी लक्षण है वह कहलाते हैं। आइए अब हम अध्ययन करते हैं मेंडल के नियमों की पुनः खोज के बारे में। आपने सुना भी होगा कि जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया और अपना जो रिसर्च पेपर है, शोध पत्र जो होता है, उसको पब्लिश किया, तो वैज्ञानिकों ने इसको नकार दिया। किसी को भी समझ में नहीं आया था इसका प्रयोग किया था। फिर इसकी मृत्यु के पश्चात 3 वैज्ञानिक आए थे, हुगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमेक। ये तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग रहकर, एक साथ में नहीं, अलग अलग रहकर मेंडल के नियमों पर अध्ययन किया। उनके जो रिसर्च पेपर थे, उनके शोध पत्र थे, उनको पढ़ा, उस पर प्रयोग किया और फिर उनके नियमों की पुनः खोज की। तब सभी को पता चला कि अनुवांशिकी क्या होती है और उसको मेंडलवाद नाम दिया गया। ये अब हम अध्ययन करते हैं शब्दावली, अनुवांशिकी से जुड़ी हुई शब्दावली के बारे में। यानी जो शब्द हमें जो अनुवांशिकी का अध्ययन करते वक्त हमें जानने चाहिए। पहला है जीन। जीन कहते हैं उन कारकों को जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो त्वचा का रंग है ना, उनको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर में जो कारक होगा, हमारी कोशिकाओं में जो कारक होगा, उसका नाम जीन होता है। जीन जो शब्द है ये जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन शब्द किसने दिया, तो जीन शब्द जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे जीन और जैसे ही होता है जोहानसन। आइए नेक्स्ट चलते हैं अलील। अलील को युग्म विकल्पी भी कहा जाता है। कोई भी लक्षण है उसको नियंत्रित करने वाले जीन के विकल्प जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अलील। जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबाई एक लक्षण है, अब उसको लंबाई को दर्शाने के लिए हम 2 अलील काम में लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब हो जाएगा लंबा पादप और स्मॉल टी का मतलब हो जाएगा बौना पादप। तो किसी लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, लंबाई को नियंत्रित कर रहे हैं, तो इसके लिए जीन के विकल्प हमने कौन कौन से काम में लिए, कैपिटल टी तथा स्मॉल टी। तो ये क्या कहलाएंगे, अलील। अगला है समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि अलील का हमेशा जोड़ा होता है, हमारे शरीर में जीन का जोड़ा होता है। तो जीन के जोड़े में दोनों अलील समान होते हैं ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी। जैसे चित्र में आपको दिख रहा है कैपिटल टी दोनों समान है तथा स्मॉल टी दोनों समान है, ये क्या कहलाएंगे, समयुग्मजी। विषम युग्मजी। अलील के जोड़े में यदि दोनों अलील अलग अलग होते हैं तो उसको हम कहेंगे विषम युग्मजी। जैसे आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इनमें दोनों ही अलील अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, विषम युग्मजी। अब ये जोड़ा क्यों है, तो देखें आपको मैंने जनन तंत्र वाले चैप्टर में बताया था कि जो हमारे अंदर जितने भी जीन होते हैं ना, गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो जोड़े के लिए हमने नाम दिया था 2n, याद आया होगा आपको। और जब जोड़े को अलग कर देते हैं, युग्मक बनाते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं n, अगुणित द्विगुणित। ये जनन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था युग्मक के निर्माण के दौरान द्विगुणित और अगुणित क्या होता है। अगर आपने जनन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उनको एक बार वीडियो देखें, उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में आई जो आकार दिखाई दे रहा है ना, उस पे दिखाई दे मिलेगा। लक्षण प्ररूप। किसी जीव की बाहरी आकृति जो होती है, बाहरी संरचना जो दिखाई देती है, वो क्या कहलाती है, उसका लक्षण प्ररूप। अगर हम उसकी जीन की बात करें, यानी वो जीन कैसी है, उसके अंदर अनुवांशिक संरचना कैसी है, तो उसको क्या कहेंगे, जीन प्ररूप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो जीन प्ररूप के अंदर एग्जाम्पल दिखाया गया है कैपिटल टी कैपिटल टी का मतलब होता है लंबा, और कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब भी होता है लंबा। तो लक्षण प्ररूप दोनों का कैसा हो गया, लंबे पादप है, दोनों देखने में समान है बाहर से, लेकिन जीन कैसी है,
एक में कैपिटल टी जीन है और दूसरे में कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, जीन पर रूप। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं कि प्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दर्शाते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अप्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे याद करें हम ये परिभाषाएं। तो देखें, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। जैसे ही आप ये वीडियो पूरा देख लोगे, ये जो परिभाषाएं हैं आपको अपने आप याद हो चुकी होंगी। F1 पीढ़ी, जनकों में संकरण से प्राप्त संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में संकरण से प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहलाती है। F1 पीढ़ी में संकरण से प्राप्त संतति, यानी जब हम जनकों में संकरण करवाएंगे तो जो संतति मिलेगी उसको हम कहेंगे F1। संकरण को आप समझ सकते हो, जनन करवाना। ठीक है, F2 पीढ़ी किसे कहेंगे, जब F1 पीढ़ी में संकरण होगा तो जो संतति मिलेगी उसको हम बोल देंगे F2 पीढ़ी। एकल संकर संकरण, एक ही लक्षण काम में लेकर संकरण करवा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एकल संकर संकरण। द्विसंकर संकरण, दो लक्षण काम में लेकर अगर हम संकरण करवा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, द्विसंकर संकरण। जैसे कि एकल संकर संकरण में कैपिटल टी तथा स्मॉल टी दिखाया गया है, यानी कैपिटल टी का अर्थ हुआ लंबा पादप, स्मॉल टी का अर्थ हुआ बोना पादप। अब द्विसंकर संकरण में देखें आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई तथा स्मॉल आर स्मॉल वाई दिखाया गया है। तो ये इसमें दो लक्षण आ गए। आर का मतलब हो गया कि गोल बीज राउंड आर, और वाई का मतलब हो गया कि पीले पादप। तो दो लक्षण काम में ले रहे हैं इसमें, तो ये कहलाएगा द्विसंकर संकरण। इसी तरह आप परिभाषा बना सकते हो, बहुसंकर संकरण, दो से अधिक लक्षण काम में लेकर संकरण करवाकर उसका अध्ययन कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, बहुसंकर संकरण। आइए अब हम मेंडल के एकल संकर संकरण का अध्ययन करते हैं। मेंडल ने क्या किया, लंबा पादप लिया और बोना पादप लिया, यानी मटर के अलग अलग पादप थे उसके पास, कुछ में लंबे पादप थे, हाइट ज्यादा होती थी और किसी में कम। अब लंबे पादप के लिए उसने, लंबे को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टॉल, टी शब्द काम में लिया, और बोने पादप के लिए उसने स्मॉल टी काम में लिया। वैसे तो बोने को कहते हैं इंग्लिश में ड्वार्फ, तो ड्वार्फ का डी काम में नहीं लिया गया, ध्यान रखना है, स्मॉल टी काम में लिया गया। ये क्या है, एक तरह का प्रतीक है, सिंबल है, ये चिन्ह है जिससे हम पहचान करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया, इन दोनों में संकरण करवाया, यानी प्रजनन करवाया। इन दोनों में प्रजनन करवाकर इनसे जो बीज मिले फिर उनको उगा दिया। इनसे जो बीज मिल गए, बीजों को उगाया तो इनको जितने भी पादप मिले ना, वो सब लंबे ही पादप मिले, उसमें कोई बोना पादप नहीं था। अब देखें, ये जो चार पादप आपको चित्र में दिखाए गए हैं उनके जनक कौन से हैं, ये जो दो पादप दिखाए गए हैं, यानी इसमें एक लंबा और एक बोना भी है। तो इस जनक की जो संततियां थी उनमें किसी को बोना होना चाहिए था, लेकिन कोई भी बोना नहीं मिला इसको। ठीक है, सब के सब उसको लंबे मिले। फिर क्या किया, ये जो पादप उनको मिले हैं, चार पादप जो आपको चित्र में दिखाए गए हैं, ये क्या कहलाएंगे यहाँ पर, F1 पीढ़ी कहलाएंगे। इनके जनक कौन से थे, ये लंबा पादप और बोना पादप, ये इनके जनक थे। ये क्या कहलाएंगे, इनके F1 पीढ़ी। फिर F1 पीढ़ी से इन्होंने क्या प्राप्त किया था, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में इसको जो पादप मिले उनमें कुछ बोने भी थे। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि पहले हमने लंबे पादप और बोने पादप में आपस में संकरण करवाया, यानी उनमें प्रजनन करवाते हैं। तो जितने भी पादप मिले वो सब कैसे मिल गए, लंबे। लेकिन फिर ये लंबे लंबे पादपों में ही संकरण करवा दिया तो उसमें बोना भी मिल गया। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो माता है और पिता है, तो माता का जो रंग है वो गोरा है और जो पिता है उसका काला है, लेकिन संतति में सभी के सब कैसे हैं, सबके सब गोरे रंग के मिले। ठीक है,
अब उनके भी संतति हुई, गोरे रंग की जो संततियां मिली उनकी भी संतति हुई। अब उनमें काला आ गया, यानी उनकी पत्नी भी और जो है पति है वो दोनों ही गोरे रंग के थे, लेकिन संतति में काला कैसे हो गया? तो ये अचंबा हुआ मेंडल को। अब उन्होंने इसका अध्ययन कैसे किया, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए अब हम एकल संकर संकरण को एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। लंबे पादप को हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे। बौने पादप को हम स्मॉल टी से दर्शाएंगे। यहाँ पर हमने एलील का जोड़ा इसलिए बनाया है कि जीन है ये हमेशा जोड़े में रहती है। जब इसमें युग्मक बनता है तो प्रत्येक एलील एक दूसरे से पृथक हो जाएगा, जैसे कैपिटल टी एक दूसरे से पृथक हो जाएगा और स्मॉल टी एक दूसरे से पृथक हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब युग्मक बनते हैं तो उस दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब जीन है ये गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, अतः उनकी संख्या भी आधी हो जाएगी। अब युग्मक क्या होते हैं ये मैंने जनन वाले चैप्टर में आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर बाएं कॉर्नर में आई का निशान है, उस पर लिंक है, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो। अब जब युग्मक बन जाते हैं तो युग्मकों को आपस में मिलाकर हम संतति प्राप्त करते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाया तो हमें संतति कैपिटल टी स्मॉल टी मिली। दोबारा इसको दूसरे स्मॉल टी से मिलाते हैं तो संतति कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगी। अब दूसरा युग्मक कैपिटल टी जो है हमारे पास, उसको पुनः मिलाएंगे, इससे मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार हमें 4 कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाते हैं। ये चारों पादप लंबे पादप होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कैपिटल टी जो है ये प्रभावी लक्षण होता है, यह अपना प्रभाव दर्शाएगा, स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दर्शाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कई किताबों में आपको यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी को अशुद्ध लंबा लिखा हुआ मिलेगा। अशुद्ध से कोई आप लंबाई का अर्थ नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि आपकी लंबाई अशुद्ध लंबाई है, इसका क्या अर्थ हो? आपको केवल लंबा पादप ही लिखना है। इसको हम एक प्रयोग से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं लंबे पादप की हाइट 4 फीट थी और बौने पादप की हाइट है ये 2 फीट थी। तो अशुद्ध लंबा आप लिखोगे तो आप उससे क्या समझोगे कि हाइट इसकी 3 फीट ही रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं था। जो मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त किया था वो उतनी ही लंबे पादप थे जितने उनके जनक कैपिटल टी वाले थे। यानी अपने एग्जाम्पल में हमने 4 फीट वाले पादप समझे थे तो 4 फीट ही लंबे पादप प्राप्त होंगे, न कि उन 4 और 2 के मध्य का। इन सभी पादपों में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रकार की जीन पाई जा रही है, इसलिए इनको हम संकर पादप भी कह सकते हैं। यह सभी F1 पीढ़ी कहलाएगी, क्योंकि अभी हमने F1 पीढ़ी की परिभाषा पढ़ी थी कि जनकों में संकरण से प्राप्त संतति F1 पीढ़ी कहलाती है। तो जनक कैपिटल टी तथा स्मॉल टी है, संतति प्राप्त हुई है, ये F1 पीढ़ी कहलाएगी। अब F1 पीढ़ी के पादपों में जैसे जो लंबा पादप हमें मिल रहे हैं F1 पीढ़ी में, जिनमें जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है, उनमें आपस में संकरण करवाते हैं जिससे हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। सबसे पहले हम वही युग्मक बनाएंगे, इनको पृथक करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी पृथक हो गया। इसी प्रकार दूसरे जनक का भी कैपिटल टी स्मॉल टी पृथक हो जाएगा। अब हम वही युग्मकों को आपस में जोड़ेंगे। कैपिटल टी को जोड़ा तो हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी को जोड़ा तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी को जोड़ते हैं तो मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। याद रखें कि हमेशा कैपिटल पहले लिखा जाएगा और स्मॉल टी को जोड़ा तो मिला स्मॉल टी। प्रथम जो पादप है कैपिटल टी ये लंबा पादप है। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी दोनों लंबे पादप है। स्मॉल टी ये बौना पादप है और यह कहलाएगी यहाँ पर F2 पीढ़ी। अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी F2 पीढ़ी की कि F1 पीढ़ी के पादपों में संकरण से प्राप्त संतति F2 पीढ़ी कहलाती है।
आइए अब हम इनका लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप यानी फिनोटाइप तथा जीनोटाइप ज्ञात करते हैं। इनमें लंबे पादप काउंट करना है कि हमें लंबे पादप कितने प्राप्त होंगे। तो आपके सामने केवल F2PD का हमें काउंट करना है। तो हमारे पास 1, 2 और 3 लंबे पादप है। अतः लंबे पादपों की संख्या हमारे पास हो गई 3। बौने पादप हमें कितने प्राप्त हो रहे हैं? तो यहाँ पर बौना पादप केवल 1 ही है, तो बौने पादपों की संख्या हो गई 1। तो यह लक्षण प्ररूप या इसका फिनोटाइप कहलाएगा और फिनोटाइप इसका अनुपात होगा 3:1। इसी तरह हम इसका जीनोटाइप निकालते हैं। तो आपको यहाँ पर काउंट करना है कि जो बोने कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन कितनी है। तो कैपिटल टी जीन हमारे पास है 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी की जीन हमारे पास है 2 और स्मॉल टी की जीन जो है संतति हमारे पास है 1। तो इससे हमें जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम जीनी प्ररूप भी कहते हैं। वो होगा 1:2:1। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाता है कि मेंडल के एकल संकर संकरण में फिनोटाइप तथा जीनोटाइप अनुपात कितना होता है। तो फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1 और जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। आइए एकल संकर संकरण को हम एक प्रयोग के द्वारा और समझते हैं। हमारे पास गोल बीज है। गोल को इंग्लिश में कहते हैं राउंड, तो आर से दिखाते हैं। और दूसरे झुर्रीदार बीज है। झुर्रीदार को इंग्लिश में व्रिंकल्ड कहते हैं, लेकिन इसको हम स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ठीक है, तो गोल इसमें प्रभावी लक्षण होगा और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण होगा। वही गोल बीज कैपिटल आर होंगे क्योंकि जीन जोड़ों में रहते हैं। झुर्रीदार स्मॉल आर होंगे। फिर वही युग्मक बनाएंगे। युग्मक बनाते वक्त हम पृथक करते हैं। कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर भी अलग कर देंगे, पृथक करेंगे। ये पृथक्करण का नियम होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसी तरह यही कैपिटल आर सेकेंड के स्मॉल आर से जुड़ेगा, बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर आपस में जुड़ा, बना कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यही सेकेंड वाला कैपिटल आर सेकेंड वाले स्मॉल आर से जुड़ेगा तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें कैपिटल आर प्रभावी लक्षण है, अर्थात गोल प्रभावी लक्षण है। तो सभी बीज कैसे होंगे? गोल बीज होंगे। इनको हम संकर गोल बीज भी कह सकते हैं, लेकिन अशुद्ध गोल बीज कहना अच्छा नहीं होगा। ये F1PD कहलाएगी। अब हम F1PD से F2PD प्राप्त करते हैं, यानी गोल बीज पादपों का संकरण हम गोल बीज पादपों से ही करवा रहे हैं, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर पादपों का संकरण कैपिटल आर स्मॉल आर पादप से करवा रहे हैं। सबसे पहले वही युग्मक बनाएंगे, पृथक करते हैं। कैपिटल आर अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा। सेकेंड को भी पृथक करते हैं, कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग। अब इनके युग्मक हम आपस में जोड़ देते हैं। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह स्मॉल आर को कैपिटल आर से जोड़ेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर हमें प्राप्त होते हैं। कैपिटल आर गोल बीज वाला पादप होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर गोल बीज वाला पादप होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर भी कैपिटल गोल बीज वाला पादप होगा और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज वाला पादप होगा। ये इसका F2PD प्राप्त हो गई हमें। तो F2PD की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि F1PD में प्राप्त पादपों का जब संकरण करवाते हैं तो संतति जो मिलेगी वो F2PD कहलाएगी। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर हमने ये 2 बार क्यों दिखाए हैं। यहाँ पर ये 2 बार इसलिए दिखाए हैं कि इसमें एक नर की तरह काम करेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर मादा की तरह काम करेगा। इस वजह से हमने इसको 2 बार दिखाए हैं। आइए कि जो F2PD हमें प्राप्त हो रही है
उनका जीनोटाइप और फिनोटाइप हम ज्ञात करते हैं। गोल बीज वाले पादप हमें कितने मिल रहे हैं, काउंट करते हैं। एक गोल बीज वाला पादप, दूसरा गोल बीज और तीसरा गोल बीज, हमें 3 मिले हैं ये। इसी तरह हमें झुर्रीदार बीज वाले पादप कितने मिले, 1 मिला है हमें। तो इसका फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूप अनुपात कितना होगा, 3:1। इनका दृश्य प्ररूप यानी जीनोटाइप निकालते हैं तो कैपिटल आर काउंट करते हैं, कितने हैं हमारे पास कैपिटल आर। तो कैपिटल आर हमारे पास 1 है यहाँ पर, कैपिटल आर स्मॉल आर 1 और हमारे पास 2 है, और स्मॉल आर हमारे पास 1 ही है। तो इस प्रकार हमें इनका जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप 1:2:1 प्राप्त हो गया। एक एग्जाम्पल और हम करते हैं एकल संकर संकरण से जुड़ा हुआ। हमारे पास बैंगनी पुष्प वाला पादप है और दूसरा पादप है सफेद पुष्प वाला। बैंगनी को पर्पल कहते हैं, तो बैंगनी के लिए पी एलील काम में लेंगे और सफेद के लिए स्मॉल पी एलील काम में लेंगे। बैंगनी के लिए जो कैपिटल पी पादप का हो जाएगा और सफेद पादप के लिए स्मॉल पी हम एलील काम में लेते हैं। सबसे पहले वही करेंगे, युग्मक को पृथक करना है और फिर उनको आपस में जोड़ना है। आगे का काम आपको स्वयं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है तो आप उसकी पिक्चर लेकर हमें अपने फेसबुक पेज एली साइंस पर आप सेंड कर सकते हैं। मेंडल के एकल संकर संकरण पर आधारित नियम का अध्ययन करते हैं। एकल संकर संकरण के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने 2 नियम दिए थे, जिनको प्रभाविता का नियम तथा पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में एक लक्षण प्रभावी रहता है तथा दूसरा लक्षण अप्रभावी रहता है। जो लक्षण प्रभावी रहता है उसे प्रभावी लक्षण और दूसरा जो अप्रभावी रहता है F1 पीढ़ी में वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, अर्थात अपना प्रभाव नहीं दर्शाता, वह अप्रभावी है, और जो प्रभाव दर्शाता है वह प्रभावी लक्षण है। पृथक्करण का नियम यह है कि जब हम जीन के जोड़े बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने कैपिटल टी बनाया था, ठीक है, जीन के जोड़े बनाए थे कैपिटल टी, फिर हमने उनको पृथक किया था युग्मक निर्माण के समय इस तरह कर। तो ये क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि दोनों एलील एक दूसरे से पृथक होकर युग्मकों में जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे पास है कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे पास ये का संकरण करवाते हैं तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता है। तो इसमें कैपिटल टी प्रभावी रहता है, स्मॉल टी अप्रभावी रहता है। कैपिटल टी अपना प्रभाव दर्शाएगा, स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दर्शाता। पृथक्करण के नियम का उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर जब युग्मक बनते हैं तो ये पृथक हो रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ पर भी जब युग्मक बनेंगे तो ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर दें। और यदि पढ़ाने का कोई नया आइडिया, नया सुझाव, कोई नया तरीका आपके पास है तो कमेंट करके आप हमें बताइए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट eliscience.in पर विजिट कीजिए। धन्यवाद।